हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि मैं अजय डागर आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे घर पर एकदम स्वस्थ मस्त एवं पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम और कक्षा 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला जो चैप्टर है उसकी आज शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका आज लेक्चर फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो इस प्रकार से आज हम और शुरुआत करने जा रहे हैं और बायोलॉजी का और चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि कई वर्ष पहले और जो एनसीईआरटी बायोलॉजी की किताब के अंदर कुछ वैज्ञानिकों का परिचय दिया हुआ है, तो चैप्टर फर्स्ट में आप देखेंगे कि पहले ही पेज पर और एक भारतीय बॉटनिस्ट जिनका जन्म जयपुर में हुआ था और उनके जीवन परिचय के बारे में दे रखा है, और उनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। अधिकांश जो महंगी महंगी कोचिंग संस्थान हैं जिनमें मोटी रकम ऐंठ ली जाती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो नीट या एनसीईआरटी के सिलेबस में जो चीज दी है उनको लोग और छोड़ जाते हैं या स्किप कर देते हैं, और यही क्वेश्चन और बोर्ड में या नीट जैसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपको ये विदित होना चाहिए कि जो नीट या 12th बोर्ड एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस के आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में और दिया हुआ है। तो पंचानन माहेश्वरी का अपन परिचय देखेंगे जो पहले पेज पे दिया हुआ है, और परिचय में आप देखेंगे कि इनका जो जन्म दिया है वो दिया है 1904 ईस्वी में, और कहां पर जन्म हुआ था? जयपुर में। और ये कौन थे? ये थे बॉटनोलॉजिस्ट यानी वानस्पतिक वैज्ञानिक। ये भारतीय वानस्पतिक वैज्ञानिक थे, ये याद रखना है आपको। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1966 ईस्वी में। ये पहले ही पेज पर और पहली दो लाइनों में और दिया हुआ है। फिर पंचानन माहेश्वरी के बारे में और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि इनके कार्य दिए हुए हैं उसमें, और वो कार्य क्या है? इन्होंने सबसे पहले ऊतक संवर्धन, इन्होंने सबसे पहले ऊतक संवर्धन एवं भ्रूण विज्ञान पर अनुसंधान कार्य किए, फिर दिया हुआ है इन्होंने अपरिपक्व और भ्रूण में और कृत्रिम संवर्धन पर और विशेष बल दिया था। और इन्होंने ऊतक संवर्धन प्लस इन्होंने परखनली निषेचन, जिसे टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, परखनली निषेचन, और अंतः अंडाशयी परागण पर विशेष कार्य किया था। तो इस प्रकार से जो पंचानन माहेश्वरी थे हमारे, उनके जीवन परिचय में आपको उनका जन्म
1904 ईस्वी में जयपुर में, जो कौन थे, एक प्रसिद्ध वानस्पतिक वैज्ञानिक थे। इसके बाद आपको इनकी मृत्यु भी याद रखनी है कि 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके कार्यों के बारे में क्या जानकारी दे रखी है, ऊतक संवर्धन एवं भ्रूण विज्ञान पर इन्होंने अनुसंधान कार्य किया और अपरपक भ्रूण में कृत्रिम संवर्धन पर इन्होंने विशेष बल दिया था और अनुसंधान ऊतक संवर्धन, परख नली निषेचन, अंत अंडाशय परागण पर इन्होंने और अपने कार्य किए थे। इसके अलावा विशेष आपको याद रखनी है कि इन्हीं के नेतृत्व में और सबसे पहले, इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले NCERT ने और जीव विज्ञान की पुस्तक का और विमोचन या प्रकाशन किया। और वो कब किया था, 1964 ईस्वी में, यानी मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व। तो ये आपको विशेष याद रखनी है कि सबसे पहले बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी किताब, जिसे आज हम और आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो उस एनसीईआरटी बायोलॉजी किताब का सबसे पहले प्रकाशन किसके नेतृत्व में किया था, वो पंचानन माहेश्वरी के नेतृत्व में ही किया था। तो इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी की किताब में पहले पेज पर जो पंचानन माहेश्वरी के बारे में जो चर्चा कर रखी है, वो भाई ये कर रखी है कि इनका जन्म कहां हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई और इन्होंने किन किन क्षेत्रों में और अपने अनुसंधान कार्य किए। तो इस प्रकार से, और ये पंचानन माहेश्वरी के बारे में कुछ परिचय जो आपके पेज नंबर 1 पर दे रखा है, वो ये नोट कर लें। अब देखते हैं कि हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन, तो इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। पहले देखते हैं प्रजनन। प्रजनन को इंग्लिश में कहेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब आप री का मतलब तो आप जानते हैं कौन है, और प्रोडक्शन का मतलब है उत्पाद। प्रोडक्शन का मतलब है उत्पाद बनाना, उत्पाद बनाना। यानी कि मान लो मैं संतति हूं, तो मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मेरे मां बाप से। मुझसे उत्पत्ति किसकी हुई, मेरी संतान की। फिर उनसे उत्पत्ति कौन की हुई, उनकी संतान की। तो इस तरह से बार बार पुनः और संतति का निर्माण ही क्या कहलाता है, हमारा प्रजनन। तो थोड़ी सी अधिकांश बच्चों की यही समझ में नहीं आता है कि रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग क्या है। तो आज आपको रिप्रोडक्शन का मतलब या अर्थ समझा दिया। री का मतलब है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब है उत्पाद बनाना, यानी दोबारा से पुनः उत्पाद का निर्माण करना। तो अपन आज देखेंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और किस प्रकार से होती है। तो पहले तो अपन ये समझते हैं कि पुष्पी पादप है क्या चीज। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटकर आपको कुछ और बातें बता रहा हूं कि जो पादप है, जिनको अंग्रेजी में कहेंगे प्लांट्स, पादप या प्लांट्स। तो यही नहीं समझ से पादप है क्या चीज। तो पादप की परिभाषा, अगर आप 360 डिग्री एंगल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, और यदि उसमें पूछ लिया जाए पादप है क्या चीज, तो याद रखना, वे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में, वे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और अपना भोजन और स्वयं बनाए, क्या कहलाते हैं, वो पादप कहलाते हैं। तो ये पादप की परिभाषा है कि वे जीव या सजीव
जो प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है आप सभी जानते हो, कक्षा 11वीं में दे रखा है इनके बारे में। एक वर्णक है जो हरे रंग का होता है, इसी के कारण पादपों का जो रंग होता है या पत्तियों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा। किस कारण से, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति कारण। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाए, इसका मतलब क्या हुआ कि पादप क्या हुए हमारे, तो पादप इस प्रकार से पोषण की दृष्टि से देखें तो ये स्वपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं। यानी प्रकृति में, अगर ये बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है प्रकृति में उत्पादक की भूमिका कौन निभाते हैं, तो याद रखना कौन निभाते हैं, पादप। तो ये स्वपोषी होंगे और उत्पादक की प्रमुख भूमिका निभाएंगे, कहां पर, ये प्रकृति के अंदर। फिर अपन देखते हैं इन पादपों का अपन थोड़ा सा वर्गीकरण करके देखते हैं कि आखिर में पुष्पी पादपों को हम किस श्रेणी में रखते हैं। तो पुष्पी पादपों को श्रेणी में हम कैसे रखते हैं, तो देखो ये है पादप, प्लांट, और पादपों को हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी ये है प्यारे बच्चों, जिन्हें हम बोलेंगे क्रिप्टोगेमस। क्या, क्रिप्टोगेमस। और पादपों की दूसरी श्रेणी है नैरोगेमस। अंग्रेजी में भी यही वर्ण है और हिंदी में भी यही वर्ण है। तो क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस, पादपों को अपन दो श्रेणी में बांट दिया भाई, दो श्रेणी में बांटते अपन, कौन कौन सी, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस में हम किन पादपों को रखते हैं, फेनेरोगेमस में हम किन पादपों को रखते हैं। तो देखो फेनेरोगेमस में हम ऐसे पादपों को रखते हैं जिनमें बीज हो और जिनके अंदर कौन आए, पुष्प। तो बीज और पुष्प युक्त जो पादप होंगे उनको हम रखते हैं कौन सी श्रेणी में, फेनेरोगेमस श्रेणी में। क्रिप्टोगेमस में कौन से पादप आएंगे, तो क्रिप्टोगेमस में ऐसे पादप होंगे जो कैसे होंगे, बीज रहित। कैसे होंगे, बीज रहित। अब क्रिप्टोगेम्स को आगे चल करके फिर तीन श्रेणियों में बांट दिया। क्रिप्टोगेम्स को हम आगे चल के तीन श्रेणियों में और बांट देते हैं। पहली श्रेणी है इनकी थैलोफाइटा, दूसरी श्रेणी है इनकी ब्रायोफाइटा, और तीसरी श्रेणी है इनकी टेरिडोफाइटा। तीसरी श्रेणी कौन सी है, टेरिडोफाइटा। तो इस प्रकार से क्रिप्टोगेम्स को हम तीन श्रेणियों में बांट देते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा को याद रखना है, इनमें आते हैं हमारे सभी शैवाल, जिन्हें अपन एल्गी बोलते हैं, या सामान्य आम बोलचाल की भाषा में हम जो जल के अंदर जो काई होती है, वो काई क्या है, हमारी एक प्रकार की शैवाल है। और इन शैवालों का विस्तार से अध्ययन अगर आपने पढ़ा हो तो कक्षा 11वीं में और चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है, जिसमें चैप्टर का नाम है वानस्पतिक जगत। उस वानस्पतिक जगत में शैवालों के बारे में और विशेष दे रखा है। तो शैवाल, तो इस तरह से अगर हम जीव की उत्पत्ति देखें, अर्थात पादपों की सबसे पहले उत्पत्ति देखें, तो कहां मिलेंगी, शैवाल के रूप में। ये सभी जलीय होते हैं, याद रखना है, ये सभी जलीय आवास में मिलने वाले और क्या होते हैं, पादप, जो सबसे सरल प्रकार के होते हैं। क्योंकि थैलोफाइटा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये इनकी जो पादप कायता है, इनकी पादप काय वो कैसी है, थैलस के समान। इनकी जो पादप काय है वो कैसी है, हमारी थैलस के समान है, इसलिए इनको हम क्या नाम दे देते हैं, थैलोफाइटा। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा को याद रखना, स्टार बना रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये पादप जगत के उभयचर, ये होते हैं पादप जगत के उभयचर, ये पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। अर्थात ये अपना जीवन स्थल और जल दोनों जगह पर क्या करते हैं, व्यतीत। यानी उगते तो ये स्थल पर है, लेकिन निषेचन के लिए इनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जल की। तो याद रखना ये पादप जगत के उभयचर कौन है, हमारे ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स थोड़े इनसे विकसित प्रकार के हैं, इन्हें हम बोलते हैं पादप जगत के और सरीसृप, यानी रेंगने वाले, ये कहलाते हैं पादप जगत के सरीसृप। कौन, टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले विकास किस पादपों का हुआ, थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा से थोड़े से विकसित हुए ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से किसका विकास हुआ, टेरिडोफाइट। तो इस तरह से ये क्रिप्टोगेमस की 3 मैंने आपको और संक्षिप्त में और कैटेगरीज यानी श्रेणियां बताई। अब देखते हैं फेनरोगेम्स में। फेनरोगेम्स में जो बीज और पुष्प युक्त पादप होंगे, इनकी भी अपन 2 श्रेणी होंगी। ए श्रेणी में हम कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरी कैटेगरी है इनकी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन्हें हम हिंदी में बोलेंगे अनावृतबीजी, अनावृतबीजी पादप, और इनको बोलते हैं अपन आवृतबीजी पादप, इन्हें बोलेंगे आवृतबीजी पादप, या इनका दूसरा नाम हम कह सकते हैं पुष्पी पादप, यानी फ्लावरिंग प्लांट। तो जो हमारा पहला जो चैप्टर है आपको कक्षा 12वीं का, वह है आपका पुष्पी पादप। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पुष्पी पादप कौन से होते हैं। तो पुष्पी पादप वे होंगे जो बीज और पुष्प युक्त होंगे या सहित होंगे। तो हमारा जो आज का जो पहला चैप्टर है और उसका जो लेक्चर फर्स्ट है, उसमें मैं आज आपको बताऊंगा पुष्प क्या है। पहली बात, पुष्प के कितने भाग होते हैं। दूसरी बात, पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है। और फिर देखेंगे कि प्रमुख पुष्प के जो अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इस तरह से हम पुष्प के बारे में आज और थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये ले लिया प्यारे बच्चों पुष्प, पुष्प का मतलब है फ्लावर। तो आपको एनसीईआरटी के 3रे पेज पर और पुष्प के बारे में क्या क्या चर्चाएं कर रखी हैं, वो चर्चाएं कर रखी हैं कि पुष्प का और मानव से आदि काल से या प्राचीन काल से ही संबंध रहा है। पुष्प का उपयोग मानव उत्सवों में, त्योहारों में, आभूषण के रूप में, सौंदर्यात्मक रूप में, सामाजिक प्रतिष्ठानों में इत्यादि के रूप में अपन करते आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ शोक संवेदना व्यक्त करने में भी हम पुष्पों का उपयोग करते हैं। तो याद रखना पहले पेज पर जो 10-12 लाइन का जो पहला ग्राफ दे रखा है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कचरा है। उससे कभी भी कोई भी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पहले पेज से। तो याद रखना पहले पेज का कोई महत्व नहीं है, केवल पुष्प के बारे में जनरल जानकारी दे रखी है कि पुष्प का मानव के जीवन में और क्या महत्व है। हमारी इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आने लायक है वो पुष्प के बारे में चर्चा कर रखी है कि अपन सबसे पहले देखते हैं पुष्प क्या है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, पुष्प एक और रूपांतरित प्रारूप है। क्या है पुष्प? एक रूपांतरित प्रारूप है। याद रखना कक्षा 11वीं अगर आपने पढ़ रखी है तो कक्षा 11वीं में ये लाइन दे रखी है कि पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्रारूप है। बाई चांस अगर कंपटीशन में आ जाए और ऑप्शन में अगर पुष्प न दे रखा हो और तो याद रखना पुष्प के अलावा पत्ती भी एक रूपांतरित प्रारूप है।
तना भी एक रूपांतरित प्ररोह है, शाखा भी एक रूपांतरित प्ररोह है, पुष्प भी हमारा एक रूपांतरित प्ररोह है। तो पुष्प के अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से रूपांतरित प्ररोह है, और अगर आपको पुष्प ना दे तो याद रखना पत्ती भी एक रूपांतरित प्ररोह है, तना भी एक रूपांतरित प्ररोह है, और शाखा भी हमारी क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। क्यों कि अगर आपको थोड़ी सी मैं और डीपली ले जाऊं कि यदि अपन एक बीज है और बीज को हम क्या करें, अंकुरित करें, तो बीज जब अंकुरित होगा तो उसमें से दो चीज बनेंगे। जमीन के अंदर तो क्या बनेगा, सबसे पहले मूलांकुर, और तो ये तो बनेगा मिट्टी में, और बाहर बनेगा प्रांकुर। कहां बनेगा, वायवीय। वायवीय भाग का मतलब है हवा के अंदर, बाहर मिट्टी से ऊपर। और फिर प्रांकुर से बनता है हमारा प्ररोह, प्रांकुर से बनता है हमारा प्ररोह, जिसे अंग्रेजी में शूट कहेंगे। और प्ररोह से फिर ये रूपांतरित होगा, ये रूपांतरित होकर के क्या क्या बनाएगा, तना बनाएगा, पत्तियां आएंगी, पुष्प आएंगे, शाखा या टहनियां आएंगी। तो ये सारी चीजें किसका रूपांतरण है, प्ररोह का। प्ररोह का निर्माण किससे हुआ, प्रांकुर से। प्रांकुर का निर्माण किससे हुआ, अंकुरित बीज से। और ये मूलांकुर आप सभी जानते हैं, मूलांकुर आगे जाके किसका निर्माण करता है, मूल का निर्माण यानी जड़ का निर्माण करता है। तो इस तरह से पुष्प क्या हुआ, हमारा एक रूपांतरित प्ररोह है। तो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। याद रख लेना परिभाषा पुष्प की कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। तो इस तरह से पुष्प के बारे में पहला पॉइंट क्या हुआ कि पुष्प क्या है, हमारा एक रूपांतरित प्ररोह है। फिर अपन देखते हैं, फिर आपकी एनसीईआरटी में और क्या दे रखा है, पुष्पी खेती या कृषि। तो पुष्पी खेती या कृषि को क्या कहते हैं अपन, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर ये भी एनसीईआरटी के, और जैसे आप पेज पलटेंगे पेज नंबर 4 पर दे रखा है कि पुष्पों की खेती या पुष्प कृषि को हम किस नाम से जानते हैं, फ्लोरिकल्चर। फिर दे रखा है कि पुष्प का विकास कैसे होता है। तो याद रखना कि जब पादप का जब विकास होता है तो पुष्प आने से पहले ये आभास हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। तो किस प्रकार से और पुष्प आते, तो सबसे पहले उसमें निर्मित होते हैं पुष्पी आधक। पुष्पी आधक बनेगा, पुष्पी आधक में कुछ हार्मोन्स हुआ और संरचनात्मक क्या आते हैं, बदलाव या परिवर्तन आएंगे, और उससे निर्मित होगी हमारी पुष्पकलिका। क्या निर्मित होगी, पुष्पकलिका। और पुष्पकलिका से फिर विकास होता है पुष्प का। तो ये आपके पैराग्राफ में एनसीईआरटी और ये 4-6 लाइनों में ये बात दे रखी है। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया है कि पुष्प का विकास कैसे कैसे होता है। तो याद रखना बस शॉर्ट में कि सबसे पहले पुष्पी आधक का निर्माण होगा, और उस पुष्पी आधक में हार्मोन्स व कुछ संरचनात्मक बदलाव या परिवर्तन आएंगे, और फिर उससे पुष्पकलिका का निर्माण होगा, और फिर पुष्पकलिका का विकास किस रूप में हो जाएगा, पुष्प के अंदर हो जाएगा। तो अब ये हमने देख लिया पुष्प का विकास। अब देखते हैं अपन पुष्प के भाग कि आखिर में एक पुष्प के अंदर और कितने और भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, एक पुष्प के अंदर भाई और कितने होते हैं, प्रमुख और 4 भाग होते हैं। 4 भाग बोल दो या उनको आप चक्र बोल दो।
तो पुष्प के कितने प्रमुख भाग होंगे? 4, जिन्हें अपन पुष्पी चक्र भी कहते हैं। 4 भाग कौन से? पहला है बाह्य दल पुंज, पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है आपका दल पुंज, तीसरे नंबर पर है आपका पुमंग, और चौथे नंबर सबसे भीतर भाग है हमारा जायांग। तो ये एक पुष्प के 4 और प्रमुख भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये बाह्य दल और दलपुंज होते हैं, ये पुष्प के होते हैं सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रजनन में भाग नहीं लेते। कौन? पुष्प के जो पहले और दूसरे जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं, ये सहायक जनन अंग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये प्रजनन में या लैंगिक जनन में कोई भागीदारी और नहीं निभाते हैं। अब पुमंग और जायांग, ये दोनों अंग या ये दोनों अंग, ये होती हैं पुष्प की जनन की और प्रमुख इकाई। ये जनन की प्रमुख इकाई होती है, या अपन कह सकते हैं कि ये प्रमुख जनन अंग है। यही है पुष्प के प्रमुख जनन अंग। क्यों? क्योंकि ये लैंगिक जनन में, क्योंकि ये लैंगिक जनन में और भागीदारी क्या करते हैं? अपनी निभाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना, पुष्प के प्रमुख 2 ही इकाई या 2 ही भाग, पुमंग और जायांग, यही पुष्प की प्रमुख जनन की इकाई कहलाती हैं, या इन्हीं को अपन पुष्प की जनन अंग के प्रमुख अंग भी बोल सकते हैं। तो मैं आज आपको जो पुष्प लेके आया हूं वो ये है, सभी को दिख रहा होगा। ये पुष्प का डंठल है जिसे अपन पुष्प व्रंत कहेंगे। ये है आपका पुष्प व्रंत, और पुष्प व्रंत से आगे देखेंगे कि यहां पर छोटी छोटी कलियां सी, पत्ती जैसी संरचना और आपको दिखाई दे रही होगी। ये रही, ये रही। तो इन्हें हम कहते हैं बाह्य दल। क्योंकि बाह्य दल पुंज है यानी बाह्य दलों का समूह। तो एक पुष्प के अंदर, अलग अलग जाति के अंदर इन बाह्य दल की संख्या अलग अलग होती है। किसी में 4 होगी, किसी में 5 होगी, किसी में 6 होगी। तो इसका मतलब बाह्य दल पुंज की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? बाह्य दल। जो आपको ये पत्ती जैसी संरचना दिखाई देगी, तो पहली सबसे बाहरी इकाई, इसके अंदर आपको ये पीले रंग की जो पंखुड़ी टाइप में जो संरचना दिखाई दे रही है, पंखुड़ी नुमा संरचना। तो पंखुड़ी नुमा संरचना ये पंखुड़ी कहलाती हैं, जो कैसी होती हैं? रंगीन। कैसी होती हैं? रंगीन होती हैं। और यही कीटों को और अपनी तरफ क्या करती हैं? आकर्षित। यही कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मान लो लड़का लड़की की शादी हो रही है, लड़कियां थाल में क्या लेके आ रही हैं? पंखुड़ी। तो पंखुड़ियों की बरसात यानी दल पुंजों की जो संख्या आती है उनकी वो बरसात करती हैं और कहती हैं, गाना बजता है, आप सभी जानते हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो फूल प्लस रंगीन पंखुड़ियों की जो बरसात होती है वो क्या है? रंगीन वो पंखुड़ियां होती हैं, जिन्हें अपन कहते हैं दल। तो इस तरह से ये दल होते हैं। और दलों के अंदर आपको ये सब संरचना दिखाई दे रही है। दलों के अंदर ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है बहुत अधिक संख्या में, यानी पुमंग जो है क्या हमारा, जो पुमंग है हमारा, ये पुमंग क्या है? ये पुमंग है हमारा पुंग के सरों का गुच्छ। ये होता है पुंग के सरों का गुच्छा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बहुत सारी संरचनाएं, गुच्छा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है? पुंग के सरों का गुच्छा। तो ये आपको बहुत सारे पुंग के सरों का गुच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे पुंग के सर मिल करके और
किसका निर्माण करते हैं? पुमंगों का। और पुमंग क्या है? पुमंग वास्तविक रूप से और पुष्प की नर जनन और संरचना होती है। पुंकेसर क्या होती है हमारी? वास्तव में पुमंग का जो पुंकेसर होगा, जो पुमंग का जो पुंकेसर होगा वो क्या होगा? नर जनन संरचना होगी। इसी प्रकार से जब पुंकेसरों को हटाते हैं, आप कक्षा 12वीं में जब पढ़ते हैं और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हैं, तो पहला जो प्रैक्टिकल है बायोलॉजी का, वो पहला प्रैक्टिकल ही और क्या है? पुष्प का है। और उस पुष्प के अंदर हम क्या देखते हैं? उस पुष्प का हम अनुप्रस्थ काट काट करके देखते हैं और उसमें ओवरी यानी अंडाशय की संरचना देखते हैं। तो सबसे अंदर की जो संरचना मिलेगी वो जायांग मिलेगी। जायांग का निर्माण भी और कौन करता है? बहुत सारे स्त्री केसर। यानी इसकी जो इकाई है जायांग की वो स्त्री केसर, या इसका दूसरा नाम याद रखना है अंडप। तो स्त्री जायांग की जो इकाई है वो स्त्री केसर या अंडप है। और ये अंडप या स्त्री केसर क्या होता है? मादा जननांग, मादा जनन संरचना। तो याद रखना एनसीईआरटी में लास्ट में अगर आप 5वें पेज पर जाकर के देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पुष्प की कोई दो जनन प्रमुख इकाइयों के नाम क्या हैं हमारे? एक तो है पुंकेसर और दूसरा है हमारा स्त्री केसर। अगर आपको ये नहीं है तो इस प्रकार से स्त्री केसर किससे मिलकर बना होता है? स्त्री केसर की संरचना हम आगे देखेंगे, पुंकेसर की संरचना भी हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से पुमंग और जायांग पुष्प के क्या होती है? हमारी प्रमुख जनन की इकाइयां होती हैं। और पुमंग का निर्माण किससे होता है? बहुत सारे पुंकेसरों का गुच्छा से। और स्त्री केसर या अंडप क्या होता है? हमारे पुष्प की और मादा जनन संरचना। तो इस प्रकार से एक पुष्प के अंदर और दो प्रमुख जनन इकाई कौन कौन सी देखने को मिलती है हमारी? एक तो पुंकेसर मिलता है और एक हमारा दूसरा मिलता है स्त्री केसर। तो इस प्रकार से हमने और क्या चर्चा की कि पुष्प के बारे में। तो पुष्प क्या हुआ? हमारा एक रूपांतरित प्ररोह हुआ। फिर दूसरी बात कि पुष्पों की खेती या पुष्पों की जो कृषि है उसको क्या नाम दिया गया? फ्लोरिकल्चर। तीसरा पॉइंट याद रखना है, पुष्पों का विकास पादप के अंदर कैसे होता है? तो पुष्प आने से पूर्व ये आभास हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं, अर्थात उनमें सबसे पहले पुष्पी आधक का निर्माण होगा। पुष्पी आधक में कुछ संरचनात्मक बदलाव आएंगे और उनसे हमारी पुष्प कलिका का निर्माण होगा और पुष्प कलिका से फिर पुष्प का विकास होगा। फिर बताया मैंने आपको कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं जिन्हें अपन पुष्पी चक्र बोलेंगे। पुष्पी चक्र में सबसे बाहर बाह्य दल, उसके अंदर दल और फिर प्रमुख जो जनन इकाई के रूप में पुष्प के अंदर पाई जाएंगी हमारी पुमंग और जायांग। पुमंग की जो इकाई है मैंने बताई, पुमंग की आपको इकाई याद रखनी है और वो होती है पुंकेसर। पुंकेसर को बोलते हैं अंग्रेजी में स्टामेंस। और दूसरी जो इकाई होती है वो जायांग होती है। तो जायांग की जो इकाई है वो याद रखना प्यारे बच्चों, स्त्री केसर या जिसे अपन अंडा कहते हैं। तो ये पुष्प के और प्रमुख जनन की इकाई कौन कौन सी होती है? पुंकेसर और स्त्री केसर। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब हम थोड़ी सी और देखते हैं कि जनन यानी रिप्रोडक्शन या प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी चल रहे, थोड़ी नॉलेज दे दूं। जनन या प्रजनन अगर देखें तो जीवों में कितने प्रकार का होता है? यहां हम वैसे तो कई प्रकार का होता है लेकिन प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार का जनन मिलता है। एक तो अलैंगिक जनन मिलेगा, अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है प्यारे बच्चों लैंगिक जनन।
दूसरा है हमारा लैंगिक जनन, जिसे अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये तो पहले जो एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी में चलती था, और पहला जो चैप्टर था 11th में वो था जीवों में जनन, उसमें विस्तार से और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और एक तीसरे प्रकार का और जनन दे रखा था जो सरल जीवों में, वो था कायिक जनन। लेकिन अब एनसीईआरटी से वो पहला वाला 11th कक्षा से चैप्टर ही और स्किप दिया, डिलीट कर दिया, तो आपको पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो अपन समझा रहा हूं कि अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन के बारे में आपकी एनसीईआरटी के पहले ही पेज पर और दे रखा है लैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन कौन सा होगा? एक ऐसा जनन जिसमें केवल एक जीव की और क्या होती है, भागीदारी, एक जीव की भागीदारी होगी। पहली बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि इसमें असमानताएं नहीं आती, यानी भिन्नता, यानी विभिन्नता, विभिन्नता पैदा नहीं होती। किसमें? अलैंगिक जनन में संतति में विभिन्नताएं पैदा नहीं होती। जो भी संतति पैदा होगी प्यारे बच्चों वो कैसी होगी? जनक के समान। लेकिन अगर आप लैंगिक जनन के बारे में देखें तो लैंगिक जनन के बारे में यह दे रखा है कि इसमें विभिन्नताएं आती हैं, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं पैदा होती हैं। पहली बात याद रखना। अब क्यों होती हैं? तो ये आप कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो आपकी जो चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, चैप्टर नंबर 6, और उसमें अपन आपको बताएंगे कि लैंगिक जनन के दौरान संतति में जो विविधताएं आती हैं वो क्यों आती हैं। जो मेंडल वाला चैप्टर है ना उसमें दे रखा है कि विभिन्नताएं आखिर में क्या कारण है कि संतति में विभिन्नताएं पैदा होती हैं, उसका कारण। तो वहां पर हम चर्चा करेंगे कि विभिन्नताएं आखिर में क्यों आती हैं। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में कि लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा नए स्वरूप का निर्माण होता है। नए स्वरूप का निर्माण का मतलब नई संतति का निर्माण होता है। फिर तीसरी बात दे रखी है कि इसके अंतर्गत उत्तरजीविता, क्या? उत्तरजीविता की संभावना और क्या बढ़ जाती है। तो ये एनसीईआरटी में अगर आपने मिस किया होगा तो आप देखना पहले ही पेज पर जो पैराग्राफ दे रखा है उसके अंतर्गत लैंगिक जनन के बारे में ये चर्चा कर रखी है कि लैंगिक जनन में विविधताएं उत्पन्न होती हैं, नए स्वरूप का निर्माण होता है और उत्तरजीविता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों? कि आजकल नीट में और कथनात्मक क्वेश्चन और देने लग गए। आपको कथन दे दिए जाएंगे 2 और उन कथनों के अंतर्गत अगर आपको लैंगिक जनन पर अगर कथन दे दिए तो आप कहेंगे कि ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, आपने मिस किया होगा। आज आप घर जाकर के देखें एनसीईआरटी पहले ही पेज पर जहां से चैप्टर की शुरुआत है और पैराग्राफ में और नीचे नीचे की 4-6 लाइन पढ़ के देखना, उसमें ये तीनों पॉइंट और आपको दे रखे हैं। तो इस प्रकार से प्रजनन के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी आपको दे दी। अब हम आगे पॉइंट लेके चलते हैं। पुष्प के बारे में सारी चर्चाएं हो गई हमारी। अब देखते हैं कि पुष्प की और प्रमुख लैंगिक जनन इकाई। तो पुष्प की लैंगिक जनन की प्रमुख इकाई मैंने आपको 2 बताई। एक तो पुंकेसर बताया जिसे अंग्रेजी में स्टामेन्स कहते हैं, और दूसरी बताई स्त्री केसर या जिसे अंडक कहते हैं। तो पुष्प की प्रमुख जनन इकाई के नाम पुंकेसर और स्त्री केसर याद रखना। फिर आगे देखते हैं हम पुंकेसर के बारे में जिसे स्टामेन,
और एनसीईआरटी में पुंकेसर जो हेडिंग दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको लघु बीजाणुधानी और फिर दे रखा है परागकण। तो पुंकेसर, तो एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक कहां मिलेगा, ये टॉपिक यहां मिलेगा, हाईलाइट कर रखा है पुंकेसर, फिर दे रखा है लघु बीजाणुधानी और फिर दे रखा है परागकण। ये 3 टॉपिक एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे और उसमें पहला जो टॉपिक दे रखा है वो पुंकेसर दे रखा है। और इससे पहले ये जो हेडिंग चालू है उससे पहले दे रखा है आपको कि पुष्पों में और निषेचन से पूर्व की घटना। क्या दे रखा है आपको, निषेचन से पूर्व की घटना, ये दे रखी है। और फिर हेडिंग ये दे रखा है, फिर पुंकेसर के बारे में चर्चा कर रखी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि मान लो ये आपका पुष्प, पुष्प के अंदर लैंगिक जनन होगा तो 3 घटना होंगी। कितनी घटना होंगी भाई, 3 घटना। और वो 3 घटना कौन सी होंगी, पहली घटना का नाम है निषेचन पूर्व, निषेचन से पूर्व की घटना, एक तो ये दे रखी है। दूसरी घटना होगी निषेचन, और जो तीसरी घटना का नाम है वह है निषेचन और पश्च घटना। ये 3 घटनाओं का और वर्णन पहले ही चैप्टर में दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी में और क्या कर रखा है, झोलम झोल कर रखा है कि आपको निषेचन से पूर्व की घटना हेडिंग दे रखी है और फिर सीधे सीधे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में चर्चा कर रखी है। निषेचन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रखी है, सीधा सीधा निषेचन के बारे में चर्चा। यहां पर हेडिंग दे दिया है आपको द्वै निषेचन, द्वै निषेचन व त्रिसंलयन, एक सीक्वेंस में ना दे रखे है ना। और फिर निषेचन के बाद की घटना। तो आप निषेचन से पूर्व की घटना के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, युग्मकों का निर्माण, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमीटोजेनेसिस, या इसे हिंदी में कहेंगे युग्मक जनन। क्या बोलेंगे, युग्मक जनन। इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण। आप सभी जानते हैं युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। नर युग्मक, मादा युग्मक। तो याद रखना कि लैंगिक जनन में, किसमें, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, लैंगिक जनन में क्या होता है, हमेशा युग्मकों का निर्माण। सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा, अर्थात नर और मादा युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक बनेंगे, जिसे अपन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बोलेंगे। और फिर इन युग्मकों का आपस में क्या होगा, संलयन होगा, संलयन होगा यानी मिलन होगा, और उसको बोलेंगे अपन एम्फीमेक्सिस, एम्फीमेक्सिस। अब मिक्सिस का मतलब क्या होता है, मिलन या मिश्रण। एम्फी का मतलब क्या होता है, उभय, अर्थात उभय का मतलब दो कौन से, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। जब नर और मादा युग्मकों का संलयन या इसको बोल सकते हैं फ्यूजन जब होगा तो वो प्रक्रिया एम्फीमेक्सिस कहलाएगी। और एम्फीमेक्सिस जब होगा तो क्या हो जाएगा, आपका निषेचन कंप्लीट हो जाएगा। और निषेचन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद नई संतति का क्या होगा, विकास। तो इस प्रकार से याद रखना कि लैंगिक जनन में हमेशा युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक 2 प्रकार के बनेंगे, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक।
एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। जब नर और मादा युग्मकों का फ्यूजन या संलयन होगा वो प्रक्रिया कहलाएगी एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण या युग्मकों का संलयन, या जिसे अपन सिंगेमी भी बोल देते हैं। कक्षा 11वीं में दे रखा है युग्मकों का संलयन यानी सिंगेमी। तो वहां से और फिर निषेचन के द्वारा और नई संतति का क्या हो जाता है, हमारा निर्माण हो जाता है। यही हमारा क्या है, लैंगिक जनन। तो इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम निषेचन से पूर्व किसका निर्माण करेंगे, युग्मकों का निर्माण, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण करेंगे। और उसके बाद देखेंगे आवृत या पुष्पी पादप में द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की घटना। उसके बाद देखेंगे निषेचन की घटना, और निषेचन की घटना जो होगी इसमें आप देखेंगे नंबर एक तो इसमें भ्रूण का निर्माण होगा। निषेचन के बाद की घटना में क्या होगा, एक तो भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण निर्माण को बोलते हैं प्यारे बच्चों भ्रूणोद्भव। क्या बोलेंगे, भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, हमारा फल और बीज का निर्माण, फल और बीज का निर्माण। तो एक याद रखना, फल और बीज क्या हुए, याद रखना, डबल स्टार, कई बार क्वेश्चन पूछ लियो के पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम या अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो याद रखना फल और बीज। तो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम या उत्पाद क्या होगा, फल और बीज का निर्माण होगा। तो इस तरह से मैंने आपको जो पूरे चैप्टर की जो कहानी है वो शॉर्ट में फ्लो चार्ट के माध्यम से और बता दी। तो इस प्रकार से अपन देखें कि भाई पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की कितनी घटना बताई मैंने, 3 घटनाएं बताई। पहले तो बताई मैंने निषेचन से पूर्व की घटना। निषेचन से पूर्व की घटना में किसका निर्माण हुआ, युग्मकों का निर्माण। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया का कहलाई गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन, जिसके अंतर्गत और पुष्पी पादपों में नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण हुआ। फिर ये दोनों नर और मादा युग्मकों का स्थानांतरण होगा, और फिर जब स्थानांतरण होगा तो नर और मादा युग्मक आपस में संलयन करेंगे, फ्यूजन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, निषेचन की क्रिया कंप्लीट होगी अर्थात। और उसके बाद निषेचन के बाद की जो घटना है उसमें भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण का निर्माण होगा, और फिर क्या होगा, हमारा फल और बीज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन का अंतिम जो परिणाम है वो क्या होगा, हमारा फल और बीज। तो इस प्रकार से अब हम यहां से पुंकेसर की संरचना अपन देखते हैं। क्या देखते हैं, पुंकेसर की संरचना देखते हैं। तो देखो, तो याद रखना पुंकेसर के बारे में एनसीईआरटी में क्या क्या बिंदु दे रखे हैं आपको, और वो सारे बिंदु एक पैराग्राफ में दे रखे हैं, उनको मैं फ्लो चार्ट में आपको बता रहा हूं। तो पहले तो याद रखना पुंकेसर है क्या चीज, पुंकेसर पुष्प की नर जनन संरचना। क्या है, पुष्प की नर जनन संरचना कौन है, पुंकेसर, पहली बात। फिर याद रखना पुंकेसरों का समूह, पुंकेसरों का समूह या गुच्छा क्या कहलाता है, पुमंग। क्या कहलाता है, पुमंग। फिर तीसरी बात याद रखना इसकी संरचना दे रखी है पुंकेसर की। तो पुंकेसर की संरचना में 2 चीज दे रखी है आपको। पहली तो दे रखी है आपको परागकोश, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे एंथर, और दूसरी संरचना दे रखी है आपको तंतु, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे फिलामेंट्स। एनसीईआरटी किताब में आपको एक डायग्राम भी दे रखा है इस प्रकार का। तो डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये पुंकेसर दे, तो इस प्रकार से ये पूरा पुंकेसर है।
पुंकेसर में ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे अपन पराग कोश यानी एंथर। और यहां से यहां तक की जो संरचना, तंतु जैसी संरचना, ये तंतु या फिलामेंट, ये तंतु या फिलामेंट। और आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, एक चीज और पाई जाती है, तंतु और परागकोश को आपस में कौन जोड़े रखता है? संयोजी यानी कनेक्टेड। तो इस प्रकार की ये संरचना आपकी किताब में और एक पुंकेसर की दे रखी है। तो अपन प्रमुख जो संरचना है कौन? परागकोश। तो परागकोश के बारे में अब देखते हैं, परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना। परागकोश यानी एंथर, एंथर। तो एनसीईआरटी किताब में आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको और इस प्रकार की संरचना दे रखी है। ये संरचना आपको एनसीईआरटी किताब में दे रखी है। तो इस प्रकार से अगर हम एक परागकोश को देखें, क्या देखें? एक परागकोश को देखें तो आप प्रमुख प्रमुख चीज याद रखना, आवृतबीजी या पुष्पी पादपों में परागकोश जो होता है वह द्वैपालित व चतुकोष्ठीय, चतुकोष्ठीय हुआ। द्वैपालित और चतुकोष्ठीय, द्वैपालित का मतलब दो पालियां। देखो दो पालियां कौन कौन सी होंगी? आपको यहां से लेकर के और यहां तक की एक पाली, और ये आपकी हो गई दूसरी पाली। तो इस प्रकार से द्वैपालित और चतुकोष्ठी यानी चार कोष्ठ। चार कोष्ठ कौन से? हमारा एक कोष्ठ ये रहा और एक कोष्ठ ये रहा, एक कोष्ठ ये रहा और एक कोष्ठ आपको ये रहा। तो इस प्रकार से एक पाली में, तो इसका मतलब आपसे पूछ सकता है कि एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? तो एक पाली में याद रखना प्यारे बच्चों, दो कोष्ठ। कितने होते हैं? दो कोष्ठ। तो अधिकांश पुष्पी पादपों में जो परागकोश होगा वो कैसा होगा? द्वैपालित और चतुकोष्ठीय। हाईलाइट कर लेना, अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो आप अंडरलाइन कर लेना कि एक परागकोश द्वैपालित और चतुकोष्ठीय होता है। अर्थात एक पाली में दो कोष्ठ, तो दो पालियों में कितने हो गए आपके? चार कोष्ठ। पहला कोष्ठ, दूसरा कोष्ठ, तीसरा कोष्ठ और चौथा कोष्ठ। फिर ये जो कोष्ठ हैं, ये जो कोष्ठ हैं, इन्हीं को आगे एनसीईआरटी नाम दे रही है लघु बीजाणुधानी। क्या नाम दे रही है? इन्हीं कोष्ठों को लघु बीजाणुधानी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन, कि एक परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखना कि एक परागकोश के अंदर कितने कोष्ठ हैं? चार कोष्ठ। और इन्हीं कोष्ठों को हम नाम दे देते हैं क्या? लघु बीजाणुधानी। तो याद रखना एक परागकोश में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक परागकोश में कितनी? चार लघु बीजाणुधानी। चार लघु बीजाणुधानी क्या प्रेजेंट मिलेंगी? चार लघु बीजाणुधानी। अब इनका नाम लघु बीजाणुधानी क्यों, इनका नाम लघु बीजाणुधानी क्यों पड़ा? क्योंकि याद रखना लघु बीजाणुधानी में, इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में, इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में
निर्माण होता है किसका? लघु बीजाणु का। किसका होता है? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण। और आगे जाके यही लघु बीजाणु धानी का क्या होगा? विकास। और विकास होकर के और क्या बनाती हैं? परागपुटी। इसका मतलब लघु बीजाणु धानी परिपक्व होकर किसका निर्माण करती है? परागपुटी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में पोलन सेक्स। क्या बोलते हैं? पोलन सेक्स, यानी परागपुटी। और जब ये परागपुटी बन जाती है तो परागपुटी में याद रखना प्यारे बच्चों, किसका निर्माण होगा? बताओ। पराग कणों का। किसका निर्माण होगा? पराग कणों का। इस प्रकार से ये पराग कोश के अंदर किसका निर्माण होता है? प्रमुख रूप से पराग कणों का। याद रखना। तो पराग कोश के अंदर ठूस ठूस करके बहुत अधिक भारी हजारों की संख्या में आपकी एनसीईआरटी के रेट ठूस ठूस कर क्या भरे रहते हैं? इन लघु बीजाणुधानियों में परागकण ठूस ठूस कर और इस तरह से और भरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से एक परागकोश कैसी संरचना है? द्वैपालित और चतुकोष्ठीय। द्वैपालित और चतुकोष्ठीय। एक पाली में कितने कोष्ठ मिलेंगे आपको? 2 कोष्ठ देखेंगे। एक कोष्ठ को क्या नाम दे दिया? लघु बीजाणुधानी, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी पाएंगी? याद रखना, 4 लघु बीजाणुधानी। इन लघु बीजाणुधानियों में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। कैसे होगा वो अगले लेक्चर सेकंड में देखेंगे अपन। और जब ये लघु बीजाणुधानी परिपक्व होकर के किसका विकास करती है? परागपुटी का, यानी पोलन सेक्स का। और पोलन सेक्स में किसका निर्माण होता है? पराग कणों का। इस प्रकार एक परागकोश के अंदर हजारों की संख्या में ठूस ठूस कर क्या भरे रहते हैं? हमारे पराग कण। तो आज आपको प्यारे बच्चों और मैंने और नर जननांग पुंकेसर के बारे में संरचना और उनके बारे में कुछ चर्चाएं की थी। तो हमारा फिर आगे हम देखेंगे कि एक परागकोश के अंदर कितनी भित्तियां या कितने स्तर पाए जाते हैं, और उन स्तरों की गुणता भी देखेंगे और उनका क्या क्या कार्य है। परागकोश का स्फुटन कैसे होता है? परागकोश स्फुटन में कौन कौन सी भित्ति या स्तर मदद करते हैं? तो ये आपको और हमारा जो YouTube चैनल पर एलए क्लासेस के द्वारा जो आपको रेगुलर और कक्षा 12वीं प्लस नीट या अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए जो चैनल जो एलए क्लासेस के नाम से और दिया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने परिचित दोस्तों को, पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी को शेयर करें। मैं अजय डागर एक बार फिर पुनः सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।